दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार पार्ट 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय भर्ती की। लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार अनियमितता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि 1 या 2 दिन में ही सुनवाई हो और विद्यार्थियों के बहुत बड़े आरोप हैं इस भर्ती को लेकर। विद्यार्थियों का ये कहना है कि किसी खास क्षेत्र के विद्यार्थियों का नहीं हुआ है, किसी खास वर्ग के विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है और किसी खास तारीख को जिन विद्यार्थियों को बुलाया गया था उन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है और कुछ खास रोल नंबर वाले जो विद्यार्थी थे उनको जो है भर्ती से बाहर किया गया है। इस तरीके के जो बहुत सारे आंकड़े हैं, पीडीएफ वगैरह है, वो वायरल हो रही होगी, आप लोगों को भी मिली होगी। और यहाँ पर लिखा है कि बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम तो जारी हुआ, परंतु इस बार साक्षात्कार में भारी अनियमितता देखने को मिली है। प्रोविजनल चयन सूची में 220452 अंक से शुरू होने वाले लगातार क्रमिक हजारों अभ्यर्थियों में से किसी एक का भी चयन न होना। भाई, अचानक से विद्यार्थियों का कहना है कि पूरा सीरियल से ऐसा कैसे हो सकता है कि लगभग 1022 छात्रों का चयन नहीं हुआ है इस सीरियल से बिल्कुल लगातार। साक्षात्कार की अंक का सार्वजनिक न करना काफी गंभीर मामला है। अच्छे अंक पाकर के भी साक्षात्कार में बाहर कर दिए जाने पर देश भर के अभ्यर्थियों में नाराजगी है, जिससे अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करके न्याय की गुहार लगाई है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज सुनवाई करेगा। डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष विशु यादव के नेतृत्व में पवन यादव, ब्रजेश कुमार, अन्य अभ्यर्थियों के इस मामले की पैरवी एडवोकेट तान्या पांडे कर रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जो हाईकोर्ट है आज क्या करती है। विद्यार्थियों की प्राथमिकता है कि इस भर्ती को तत्काल इस पर जो प्रक्रिया चल रही है उस पर स्टे करवाया जाए और स्टे करवाने के बाद में रिजल्ट रिवाइज करवाया जाए। हमने जो पहली लिस्ट ये है साथियों, अगर जिन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ ओबीसी एससी के साथ नहीं, ये सभी, हाँ एक बात और कि जिनको लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ एससी और ओबीसी के छात्रों के साथ गलत हुआ, नहीं, जो घोटाला हुआ है वो सभी सामान्य वर्ग के साथ भी हुआ है, ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ हुआ है, जो है कि आपके एससी कैंडिडेट के साथ भी हुआ, सभी वर्गों के साथ हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि ओबीसी वर्ग के कुछ बच्चों के साथ 70% बच्चों के साथ हुआ है। इसमें ये दिख रहा है हमको लिस्ट में। ये देखिए, कल की जो हमने स्टडी किया उसको देखिएगा, ये आपका कल का स्टडी है, फाइनल एनालिसिस आप देखिएगा। एक पेज ये है और दूसरा पेज हम दिखाइए, नहीं इसी को पढ़िए आप। हाँ, केबीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिस्ट और फाइनल लिस्ट के एनालिसिस का जो रिपोर्ट है इस प्रकार है। नोएडा सेंटर 1 3 तारीख को जब इंटरव्यू होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये चीजें हैं। इसमें किसी का भी चयन नहीं होता है, ये सभी ओबीसी के हैं। चंडीगढ़ देखिएगा, चंडीगढ़ को 4 तारीख को इंटरव्यू होता है, जिसमें 5 6 7 8 9 10 सभी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं, मतलब कि इसमें ईडब्ल्यूएस पीड़ित हुए हैं। जी। नोएडा सेंटर 2 5 11 2023 4 5 6 सभी कैंडिडेट जो है एससी के पाए जाते हैं, इसमें किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है। लखनऊ में 6 तारीख को बोर्ड नंबर 9 10 सभी कैंडिडेट यूआर अनरिजर्व्ड के होते हैं, इसमें से भी किसी चयन नहीं। दिल्ली वेन्यू 2 8 11 2023 11 12 13 14 15 सभी कैंडिडेट ओबीसी के थे, इसमें किसी का भी चयन नहीं। नोएडा सेंटर 2 8 11 2023 13 बोर्ड नंबर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं, सभी एसटी के। अच्छा, सबसे बड़ा जो मैं खुलासा करना चाहता हूं, आप देखिएगा, जिसके भी रोल नंबर में 22, इसको मौके बताइए आप। हाँ, जिसके भी रोल नंबर के सीरीज में 22 नोट करिएगा आप लोग, जिसके भी रोल नंबर में 220452 आया है, वो पूरे ऑल इंडिया में किसी भी स्टूडेंट का चयन नहीं हुआ है। मतलब ऐसे स्टूडेंट 1057 स्टूडेंट है जी। ये अभी हमारी प्राथमिक ये रिपोर्ट है, अभी क्या क्या घोटाला हुआ है उस पर हमारा रिसर्च जारी है। ये जो अभी का एनालिसिस है इसके आधार पर हमने बताया 1057 बच्चों में जिस एक सीरीज से उठा करके इन्होंने बाहर फेंका। तो ये पूरी प्रक्रिया ही विवादों में रही है। ये किस तरीके से साक्षात्कार में बुलाया गया, आप खुद सोचिए कि किसी खास बोर्ड में केवल एससी के विद्यार्थियों को बुलाया गया, एससी एसटी के, किसी खास बोर्ड में केवल उस दिन ओबीसी के छात्रों को ही बुलाया गया है।
तो ये इस तरीके से वर्गीकरण क्यों किया गया है, और बताया जा रहा है कि कुछ खास डेट को कुछ खास बोर्ड में किसी भी छात्र का चयन नहीं हुआ है। तो इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला का आरोप विद्यार्थी लगा रहे हैं और इसीलिए ये मामला हाईकोर्ट में गया है। और ये भर्ती तो शुरू से विवाद में हो रही है। जब ये ऑनलाइन इसकी परीक्षाएं हो रही थी तब कितना घोटाला परीक्षा केंद्र पर हुआ आप लोगों ने खुद सुना होगा। खैर वो एक अलग बात है और ये दूसरी बात है। वैसे भी शिक्षक भर्तियों का बुरा हाल है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई वैकेंसी आती है, उसमें भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर विद्यार्थियों को बहुत कष्ट होता है। अगली सूचना है, अब हर छात्र की होगी 12 नंबर की यूनिक आईडी। जिस तरीके से आधार कार्ड होता है ऐसे ही प्रत्येक छात्र का एक यूनिक आईडी बनेगी। कक्षा नर्सरी से लेकर के जब तक उसकी नौकरी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसने क्या क्या पढ़ाई की है, कितनी बार फेल हुआ है, कहाँ कहाँ से उसने पढ़ाई में बदलाव किए हैं, कहाँ से हाई स्कूल किया है, कहाँ से इंटरमीडिएट किया, ये सारा उसका पूरा जीवन का रिकॉर्ड इस यूनिक आईडी में रहेगा। इससे छात्र का वेरिफिकेशन आराम से हो सकेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है कि एक राष्ट्र एक छात्र के तहत अब हर छात्र की विशिष्ट पहचान होगी जो उसकी बाल वाटिका से पीएचडी की पढ़ाई और नौकरी पाने तक मददगार होगी। आधार की तर्ज पर काम करने वाली इस आईडी को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नाम दिया गया है। ये योजना शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से लागू हो जाएगी। अगले साल से जो भी एडमिशन होंगे नर्सरी से ही, तो ये चीजें अनिवार्य हो जाएंगी और कुछ चीजें इसमें ऑटोमेटिक जुड़ती चली जाएंगी। लिखा डिजी लॉकर व एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ जाएंगी। यह आईडी डिजी लॉकर व एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी जुड़ रही है। जब कोई छात्र किसी कोर्स, डिग्री, सर्टिफिकेट, स्किल या कोई अन्य उपलब्धि हासिल करेगा तो उसके साथ में वो सर्टिफिकेट है वो इस आईडी में जुड़ता जाएगा। इससे छात्र की शैक्षणिक योग्यता व सर्टिफिकेट की जांच अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई के बाद कैंपस प्लेसमेंट व नौकरी में भी इसी यूनिक आईडी से सत्यापन हो जाएगा। यूनिक आईडी आपकी डाली जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। और यहाँ पर ये जो हैं प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, तो इनका भी इसी के संबंध में बयान आया कि अभ्यर्थी का सत्यापन अब आसान होगा। फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। इस आईडी से बोर्ड परीक्षा, जेईई मेन, नीट, सीयूईटी, यूजी, पीजी समेत अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा, दाखिला, छात्रवृत्ति से लेकर के नौकरी तक अभ्यर्थी का सत्यापन आसान हो जाएगा। यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे ट्रैक करना भी आसान होगा। प्रवेश परीक्षा में कोई भी छात्र किसी अन्य की जगह परीक्षा नहीं दे पाएगा। सर्टिफिकेट व डिग्री के फर्जीवाड़े से निजात मिलेगी। छात्रों का डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो ये एक बड़ी योजना है और सही भी है। अगली सूचना है, शहर में सक्रिय हैं सपनों के सौदागर। नौकरी लगवाने का झांसा देते हैं और पैसा लूट करके चलता बनते हैं। पीडब्ल्यूडी में नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी, भेजा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं प्रयागराज में। तो सभी छात्र जो बेरोजगार हैं, मजबूर हैं और वो इसका शिकार न बने, इसलिए मैंने इस सूचना को इसमें जोड़ा है। कभी पीडब्ल्यूडी में नौकरी के लिए कहा जाता है, कभी किसी अन्य विभाग में कहा जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि हम विदेश में नौकरी लगवा देंगे। यहाँ पर जो बहुत सारे केस प्रयागराज में हुए इस तरीके के, उनका विवरण है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुवैत में नौकरी के नाम पर बहरिया थाना क्षेत्र में 8 लोगों से 12 लाख रुपए लिया गया। वो केस दर्ज हुआ। इसी तरीके से लखनऊ मेट्रो पे नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया और विद्यार्थी फंस गया। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए किसी छात्र से पैसे लिए गए। तो आजकल सोशल मीडिया में, गूगल में सारी चीजें अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लें और ये जान लीजिए कि नौकरी केवल काबिलियत के दम पर लगती है और कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगली सूचना है, यूपीआई से पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है और लिखा है कि अब हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज में 5 लाख तक कर सकते हैं यूपीआई से पेमेंट। ये जो भी आप लोग भीम, फोन पे, जीपे इत्यादि प्रयोग करते हैं उसकी बात हो रही है। और लिखा है कि आरबीआई ने शुक्रवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नियम में बदलाव करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। अब हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक बार में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट यूपीआई से कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट का रिव्यू होता रहता है। वहीं पर आरबीआई गवर्नर ने रेकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ई मैंडेट्स की लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक करने का भी ऐलान कर दिया है। ई मैंडेट्स मतलब ऑटोमेटिक जो पैसा कटता रहता है आपके खाते से, कोई किस्त वगैरह इत्यादि का। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में खासतौर से ये चीजें होती हैं। तो उसके लिए पहले ओटीपी की आवश्यकता होती थी 15,000 से अधिक के लिए। तो अब ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट 1 लाख रुपए तक का पेमेंट सीधे हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।